चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग कल सेल पढ़ रहे थे और सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे थे, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा सेल क्या होता है। सेल के बारे में बहुत सारे हम लोगों ने फैक्ट भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेल ऑर्गेनेली में अंगों में हम लोगों ने कई चीज देखा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड, ठीक है। इसके बाद जो है इससे पहले हम लोगों ने देखा था सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन। आज हम लोग इसके आगे का देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे ईआर के बारे में। इसके बाद इसी से रिलेटेड है गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, और टाइप ऑफ सेल भी देख लेंगे आज। टाइप ऑफ सेल। फिर हम लोग आज न्यूक्लियस में भी इंटर कर जाएंगे। देखते हैं आज कितना कितना टॉपिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा है, आज आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ई आर। इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रविक जालिका। अंतः प्रद्रविक जालिका, ठीक है। ये जो होता है वो जुड़ा रहता है। जैसे ये मान लीजिए एक सेल हो गया। सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखें, और इसी न्यूक्लियस का जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो इसी का बना हुआ आता है। इसकी ऐसी संरचना होती है, एक नालिका जैसी संरचना होती है इसकी, ठीक है। यहाँ तो हम अलग से बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इस पे ये नालिका जैसी संरचना बनी रहेगी। ये चारों तरफ से ऐसे निकला रहेगा। चारों तरफ से सही नालिका जैसा संरचना बना रहेगा। आप लोग बना लीजिए, सभी तरफ आप लोग बना लीजिए। इसका काम क्या होता है कि इसमें जो राइबोसोम होता है, अभी राइबोसोम हम लोग देखेंगे। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाकर इसके अंदर भर देता है, ठीक है। ये पैकेट की तरह काम करता है। और इसी की तरफ इसमें राइबोसोम भरा, प्रोटीन भरा रहता है, ठीक है। देख लीजिए कैसे काम करता है। जैसे थोड़ा सा और इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। एक कहा जाता है RER, इसको हम लोग कहते हैं रफ ER, रफ ER, ठीक है। और एक होता है SER, यानी कि स्मूथ ER, ठीक है। रफ ER, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये खुरदुरा कह सकते हैं, खुरदुरा ER। और स्मूथ यानी कि चिकना है। देखिए जो रफ ER होता है, इसमें क्या होता है कि राइबोसोम चिपका होता है। राइबोसोम चिपका रहता है। तो राइबोसोम जब चिपका रहेगा तो उसको हम लोग रफ ER करेंगे, और राइबोसोम जब हट जाएगा तो उसको हम लोग स्मूथ ER कहेंगे। तो राइबोसोम क्यों चिपकता है? ताकि जब राइबोसोम को जब प्रोटीन बनाना होता है, ऐसे राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम जो बना होता है वो RNA और प्रोटीन का बना होता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे ये राइबोसोम बनता है और कैसे इसका प्रोटीन बनाने में क्या काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन जब हम लोग पढ़ेंगे। जब राइबोसोम में जब प्रोटीन बनाना होता है तो ये इसमें चिपक जाता है, ऐसे ऐसे इसके पास चिपका रहेगा, ठीक है।
और ये क्या करेगा कि प्रोटीन बना के और इसमें अंदर इसके भरते रहेगा। ठीक है। और ये जो स्मूथ जब होता है तो इसे इस समय जब फैट का होता है, फैट का संश्लेषण, तो ये स्मूथ हो जाता है। और जब प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो ये रफ हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें वो आ जाएगा। देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। इसमें अब प्रोटीन जब बनाना है तो इसमें राइबोसोम चिपक गए। इसके चारों तरफ ऐसे ही बाहर चिपक जाते हैं। ठीक है। और चिपक के राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो राइबोसोम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं। और ये जो ER है ये क्या कर रहा है, इस प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं फैक्ट्री। ठीक है। फैक्ट्री इसलिए क्या कहते हैं, स्टोर भी कर रहा है और यहीं पे बन रहा है। यही जो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। ठीक है। अगर ऐसे जो राइबोसोम होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया अपना सेल, तो इसमें हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म होता है। तो ऐसे जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही गिरा रहता है। लेकिन जब उसको प्रोटीन बनाना होता है तो न्यूक्लियस में जो ये ER है इसमें ये चिपक जाता है और फिर ये प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन बना बना क्या करेगा कि इसके अंदर भरता रहेगा। भर रहा है प्रोटीन इसके अंदर, प्रोटीन इसके अंदर भरता जाएगा, भरते भरते ये आगे बढ़ते जाता है प्रोटीन। ठीक है। यहाँ पे कम रहेगा, ये आगे भरते भरते यहाँ पे जाके और एकदम पूरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा तो ये प्रोटीन बबल की तरह बाहर निकल जाता है, ऐसे बबल की तरह बाहर निकलने लगता है। और ये जो बबल होता है ये आपस में चिपक जाते हैं। और चिपक के क्या करते हैं, ये बनाते हैं गोल्जी बॉडी, टिश्यू कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो ER क्या है, ER एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, लेकिन गोल्जी बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, वो एक वेयर हाउस की तरह काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन स्टोर हो रहा है, पूरा प्रोटीन यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए गोल्जी बॉडी के बारे में कुछ चीज। गोल्जी बॉडी ये प्रोटीन को स्टोर करता है और साथ में क्या, इसका और भी काम होता है। ये क्या करता है कि अन्य जो कोशिकांग होते हैं, अन्य जो कोशिकांगों का नियंत्रण करता है। अन्य जो भी कोशिकांग होते हैं उनका नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आप गोल्जी बॉडी कर देंगे। अगर पूछे प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है तो ER है। वेयर हाउस या स्टोर कहाँ होता है प्रोटीन, तो गोल्जी बॉडी में होता है। और ये जो ER होता है कभी कभी ये फैलते फैलते यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या करता है कि कभी कभी न्यूक्लियस के लिए या फिर अन्य जो सेल ऑर्गेनेली हैं उनके लिए भी बाहर से अगर कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए एक मार्ग की तरह भी काम करता है। तो गोल्जी बॉडी होगा, प्रोटीन को स्टोर करता है, ये करता है। और एक और काम है इसका, ये लाइसोसोम जो निर्माण होता है, लाइसोसोम निर्माण में भी सहायक होता है। सहायक है। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई इसमें से ये प्रोटीन जो है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल के यहाँ से एक अलग से ही बन जाता है। और इसके अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल आ जाते हैं। ठीक है। खतरनाक एंजाइम होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करता है कि ये जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, इसके जो एंजाइम होते हैं ये कभी कभी फट जाते हैं और ये पूरा सेल में फैल जाएंगे। ठीक है। जैसे ये पूरा सेल में फट जाएंगे तो ये सेल जो है वो खत्म हो जाता है, सेल को ये मार देता है।
तो इसीलिए इसको हम लोग, चलिए लाइसोसोम को हम आगे लिखते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका क्या काम है, पहले इसमें कीजिए कि इसके अंदर खतरनाक एंजाइम पाए जाते हैं। इसको सेल का एटम बम या आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहते हैं। ठीक है, थैली भी पाचन। क्या होता है कि जब सेल डेड करते हैं, सेल का एक एज होता है, जब ये सेल डेड करते हैं तो इनको ये लाइसोसोम मार देता है। इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो फटेगा और ये पूरे सेल में फैल जाएगा और पूरे सेल को मार देगा। ठीक है, ये जो लाइसोसोम होता है वो डब्ल्यूबीसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम कर, डब्ल्यूबीसी में एक हम लोग आगे जब डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे एक किलर सेल होता है। तो ये क्या करता है डब्ल्यूबीसी की, अगर कोई बाहरी बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में प्रोटोजोआ कुछ भी गया तो उससे ये चिपक जाता है डब्ल्यूबीसी। मान लीजिए बैक्टीरिया हुआ, इसके ऊपर ये डब्ल्यूबीसी चिपक जाएगा और इसको चिपक के ये डब्ल्यूबीसी खुद ही मर जाएगा और साथ में इसको भी मार देगा, खुद ही फट जाएगा इसके जैसा और इसको भी मार देगा। लेकिन मान लीजिए लाइसोसोम जब डेड सेल है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी लाइसोसोम खुद भी मरने लगते हैं। जब खुद मरने लगेंगे तो फिर आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि आपके सेल मरने लगेंगे लगातार, कैंसर म्यूटेशन जैसा कुछ होने लगता है। तो लाइसोसोम का ये काम है। देखिए, सेल अगर डेड की बात करें, सेल डेड जो होगा, एक तो सेल अगर अपना उम्र पूरा कर ले, उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी देना बंद कर देगा सेल को, और सेल को जैसे एनर्जी देना बंद करेगा सेल डेड कर जाएंगे। दूसरा, ये लाइसोसोम फट जाए कभी भी, ये अगर मान लीजिए सेल में आपकी कोई गड़बड़ी है तो उससे भी आपका सेल डेड कर जाता है। ये लाइसोसोम जो होता है वो, जो स्पर्म होता है, देखिए, पुरुष में होता है स्पर्म और मादा में होता है ओवा। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है। तो जो ये स्पर्म का जो ये बाहरी आवरण होता है वो बना होता है लाइसिन का, और ये लाइसिन जो है वो लाइसोसोम का ही बना होता है, ताकि ये जो ओवा का जो बाहरी आवरण है वो यहाँ पे जाता है, इस ओवा के बाहरी आवरण को खोलने में ये काम करता है। तो यहाँ भी लाइसोसोम पाया जाता है, तो लाइसोसोम का यही काम है। ठीक है, ये तीन हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग राइबोसोम को। राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, यानी कि यहीं पे प्रोटीन बनता है। किसी किसी क्वेश्चन आप लिखा रहेगा प्रोटीन का फैक्ट्री, इसको भी लिखा रहता है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। देखिए, अब क्वेश्चन पे वारी करता है, अगर क्वेश्चन ईआर होगा तो आप लोग ईआर कीजिएगा, नहीं होगा तो आप लोग राइबोसोम भी कर दीजिएगा। यानी कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का जो भी निर्माण होता है वो निर्माण यहीं पे होता है, राइबोसोम में ही होता है। ये सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग। ठीक है, सबसे बड़ा अगर पूछे तो बड़ा होता है न्यूक्लियस, और सबसे छोटा यही होता है। अगर प्लांट में सबसे बड़ा पूछे तो उसमें वैक्यूल होता है सबसे बड़ा, रसधानी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसके दो प्रकार हैं। एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। कैसे प्रोटीन बनता है अभी आगे थोड़ी देर में आएगा, जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा। तो जो 70S होता है, देखिए इसमें इसके भी दो भाग होते हैं।
खैर ये आपके काम का तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसमें भी एक होता है 30s 50s, और 80s में भी दो भाग होंगे। ठीक है, 40s और 60s। ठीक है, तो ये जो 70s होता है ये मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? जो कि अविकसित सेल होते हैं, अविकसित सेल। ठीक है, ये प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव होता है, सबसे पुराना चीज, तो पुराना जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में जो होता है वो ये सब पाया जाता है। और ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, जैसे अगर इंसान हो या कोई भी जानवर, उसमें आपको यूकैरियोटिक सेल मिलेगा। अब अगर आप पूछिए इस किसको कहते हैं, तो इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे लिखा है 70s, तो ये 30 और 50 आपको लग रहा है 80 हो गया, यानी कि जोड़ने में मैंने गलती कर दिया है। यहाँ पे 40 60 100 हो गया है, ये जोड़ने में नहीं, गलती नहीं हुआ है, ये ऐसे ही होता है। देखिए सेडिमेंटेशन कॉएफिशिएंट क्या है कि ये इसको नापा नहीं है, मतलब इसको क्या किया जाता है कि एक पानी का ऐसे केन लिया जाता है, और राइबोसोम बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। सेल मान लीजिए इतना ज़्यादा छोटा, जैसे हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, उसके अंदर भी जो सबसे छोटा पार्ट है वो है, जिसको क्या किया जाता है, कैसे पानी में डाला जाता है, और फिर देखा जाता है कि कितने देर में ये नीचे गिर रहा है। मान लीजिए अगर एटीएस में गिर रहा है तो इसको एटीएस नाम कर दिया गया। तो ये दो अलग अलग है, तो पहले एक को गिराया गया तो वो देखा गया कि वो 60s में गिरा, दूसरा 40s में गिरा, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, 60 ही होगा 40 ही होगा, यहाँ पे 40 40 80 नहीं करना है। तो ये हो गया राइबोसोम के बारे में, काफी है इतना। अगला हम लोग लिख लेते हैं, और एक दो बचा है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है? अगला जो है वो है सेंट्रोसोम। रीडिंग डाल लीजिए आप लोग। सेंट्रोसोम, तो तारक काय भी कहते हैं। ग्रीन प्रोटीन का मतलब देखिए इसका क्या काम होता है कि जब कोशिकीय विभाजन होता है, खैर इसका काम कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कोशिकीय विभाजन के समय गुणसूत्रों का समान बंटवारा करता है। समान बंटवारा करता है। ठीक है, कोशिकीय विभाजन क्या होता है और गुणसूत्र क्या होता है, थोड़ी देर में आने वाला है। एक और लिख लीजिए, वैक्यूल, इसको कहते हैं रसधानी। रसधानी। ठीक है, ये प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है? इसमें पानी रहता है। देखिए 90% जो प्लांट का जो सेल में है वो यही रहता है, 90%। जंतु में भी होता है, लेकिन जंतु में उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन प्लांट में सबसे बड़ा होता है 90%। इसमें जल रहता है, तो ये ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस सहायक होता है। ठीक है? जल, जिससे वो प्लांट जो है वो जल पाते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे पास ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं जितना भी सेल ऑर्गेनिज्म, जितना भी कोशिकाएं थे सारे हो गए। अब हम लोग करेंगे अब टाइप ऑफ सेल, मतलब अगला टॉपिक आ जाएगा टाइप ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम लोग दो प्रकार से बांट के देख सकते हैं, एक तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दूसरा हम लोग देख लेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में क्या अंतर है। क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग बांटते हैं
कैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो भी हमने अभी कोशिकांग देखा वो सारे यूकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक में कुछ कुछ होता है। तो सबसे पहला चीज लिख दीजिए कि ये होता है विकसित सेल। विकसित सेल, ये होता है अविकसित सेल। अविकसित सेल। दूसरा लिख लीजिए यहाँ पे 80S राइबोसोम पाया जाता है। और यहाँ पे 70S राइबोसोम। ठीक है। न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि न्यूक्लियस हो, ठीक है। जरूरी नहीं न्यूक्लियस हो, ठीक है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। और देख लीजिए जैसे यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है। इसकी जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे यहाँ होता है मेसोसोम। यही ऊर्जा देता है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक अगर हम एक चित्र बनाए तो ये मान लीजिए चित्र हो गया। यहाँ पे ये इसका पूंछ भी होता है। एक और चीज लिख लीजिए यहाँ पे कोशिकांग झिल्ली में पाए जाते हैं। यहाँ पे झिल्ली रहित होते हैं। झिल्ली रहित होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो एक बताया कि किसी में डबल झिल्ली होता है, किसी में ट्रिपल दोहरी झिल्ली है, किसी में सिंगल झिल्ली है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में डबल झिल्ली था। तो यहाँ पे झिल्ली होता है, लेकिन इसके जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये मेसोसोम, ठीक है। तो इसमें झिल्ली नहीं होगा। इसके अंदर भी होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगा बाहर पे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कई कई से बैक्टीरिया में जो होता है वो सेल वाल भी पाया जाता है इसके बाहर, ठीक है। राइबोसोम भी हो गए, लेकिन राइबोसोम जो होंगे वो 70S वाले होंगे इसमें। ठीक है, न्यूक्लियस की है हो या ना हो इसकी जरूरत नहीं है। इसमें भी डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। क्या होता है अभी देख लीजिएगा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, बस ऐसे ही डीएनए होता है। ये सब बेसिक बेसिक हो गए इसके बारे में, काफी है इतना, ठीक है। और अब हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अगर आप लोग उसका एग्जाम्पल कुछ लिखिएगा तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। जैसे ये जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया, जो प्राथमिक जीव है उनमें पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। हमने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी अपने आप में एक होता है। न्यूक्लियस लाके देखिएगा वो भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं, पादप सेल और जंतु सेल में क्या अंतर होता है। पादप सेल और जंतु सेल, ठीक है। सबसे पहले कि ये जो होता है वो बड़ा होता है जंतु सेल से, ठीक है। लगभग 100 ये का होता है, ये 30-40 का ही होता है। खैर ये डाटा जल्दी नहीं है हमारे लिए। दूसरा इसमें सेल वॉल और प्लास्टिड प्लास्टिड होता है, जो यहाँ पे नहीं होता है जंतु सेल में, ठीक है। बाकी लगभग सभी कुछ इसमें भी होता है उसमें भी होता है। ये जो होता है वो या तो चौकोर होता है ज्यादातर, या फिर घनाकार होता है।
यानी कि इसकी संरचना ऐसी होती है, और ये जो होता है वो ज्यादातर गोलाकार होता है, या फिर कई बार अनियमित आकार होता है, कोई भी आकार हो सकता है इसका, लेकिन ये इसी प्रकार का होता है। सेल वॉल जो बाहरी सतह हो गया, प्लास्टिक हमने बताया था जो रंग बदलता है, और ये बाकी सब आपको पता है, क्लोरोफिल वगैरह इसमें जो होता है। ठीक है, और ये कुछ देख लीजिएगा, तो अगर जो इसमें ऊर्जा का जो संग्रह होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये सेल के बारे में लगभग लगभग छोटी छोटी बातें हो गई। अब हम लोग एक सेल से रिलेटेड नहीं बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियस, या फिर इसको कहते हैं केंद्रिका। ठीक है? ये केवल यूकेरियोट में पाया जाता है और सेल के बीचों बीच होता है। मान लीजिए ये सेल हो गया, इसके बीचों बीच एक है न्यूक्लियस। दोहरी झिल्ली इसकी भी होती है। एक्चुअली जो इसका झिल्ली होता है वो ईआर का बना होता है, जो ईआर होता है वो ही इसकी झिल्ली की तरह काम करता है। देखिए हम लोग जो ये न्यूक्लियस है इसको ही बाहर निकालते हैं और इसको ही थोड़ा सा समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर भी द्रव मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो सेल के अंदर जो द्रव्य मिलता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमने बताया था साइटोप्लाज्म, इसी में सारे कोशिकाएं रहते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके अंदर जो द्रव्य मिलता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर भी एक और होता है बीच में, जो कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहीं पे बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पे होता है बाहर, ऐसे ही बाहर गिरा रहता है इसमें क्रोमैटिड पदार्थ। क्रोमैटिन पदार्थ इसके बाहर गिरा रहता है। ये जो क्रोमैटिन पदार्थ है वो न्यूक्लियस से ही बन के आता है और बन के फिर यहाँ पे बाहर आता है। क्रोमैटिन पदार्थ में दो चीज पाया जाता है, एक तो डीएनए और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, क्या होता है डीएनए जो होता है वो, इसमें अनुवांशिक लक्षण होता है, अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, सभी का अलग अलग होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो गैर अनुवांशिक होता है, गैर अनुवांशिक। ये क्या करता है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए को सहारा देता है। कैसे काम करता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आप लोग को। तो ये हो गया इसका पार्ट। ठीक है, तो हम लोग एक एक देख रहे थे, जैसे अब कुछ फैक्ट्स लिख लेते न्यूक्लियस के बारे में। इसका खोज जो किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसको कहते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि सेल की सभी क्रिया पर नियंत्रण करता है, सभी क्रिया पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये इसमें न्यूक्लियस में ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी हम लोग अब एक एक को क्रोमैटिन पदार्थ। क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है ये मिलके दो मिलके बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्रोमोसोम क्या होता है। तो इसको हेडिंग डाल लीजिए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है गुणसूत्र। थोड़ा सा इसको फैक्ट देख लीजिए, इसका जो खोज किया था फ्लेमिंग ने किया था, और इसका नामकरण वाल्डेयर ने किया।
क्रोमोसोम जो होता है ये ऐसे नहीं बना रहता है, ऐसे तो क्रोमेटिन होता है, लेकिन जब सेल विभाजन होता है, सेल विभाजन के समय इसका निर्माण होता है। एक्चुअली ये क्या होता है कि दो जो क्रोमेटिन होता है, जैसे मान लीजिए क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिन में क्या है कि ये डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है? ये ऐसे ही ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मान लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर जब सेल विभाजन होगा तो ये क्या होगा कि ये दोनों मिलकर एक रड जैसी संरचना बना लेंगे, ठीक है, ऐसी एक संरचना बना लेंगे दोनों मिलके, और कई सारे मिलके बहुत ज्यादा ये एक ही जगह आके और ऐसी संरचना बना लेंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे, ये तो अभी डीएनए है, लेकिन कई सारे डीएनए मिल के पूरा एकदम ये बन जाएंगे क्रोमेटिन, ठीक है। लेकिन जब सेल विभाजन होगा तो ये क्या होगा कि ये क्रोमेटिन, यहाँ पे दो क्रोमेटिन मिल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये सब ये डीएनए हो गए, फिर कई सारे डीएनए मिलके, ये भी डीएनए है, ठीक है, कई सारे डीएनए मिलके एक मान लीजिए ऐसी संरचना बना देते हैं, कई सारे डीएनए मिलके, तो ये हो गया क्रोमेटिन, ठीक है। एक डंबल शेप बनाते हैं, इसको बोला जाता है, अगर पूछे क्रोमेटिन का शेप कैसा होता है तो ये होता है डंबल शेप। अगर आप लोग जब केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वहां पर आपको पता चलेगा पी ऑर्बिट जो होता है उसका शेप भी डंबल शेप ही होता है, तो ये ऐसा बन जाता है क्रोमेटिन। लेकिन जब दो क्रोमेटिन मिल जाएंगे, ठीक है, और अच्छा करते हैं, ये मान लीजिए एक डंबल शेप हो गया, और एक और इसमें क्रोमेटिन मिलेगा, तो ये बन जाएगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि ये जो होता है एक क्रोमेटिन होगा ये, जिसके अंदर है उसका हो गया, और दूसरा जो क्रोमेटिन होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा होता है तो उसमें माता पिता दोनों का जीन होता है, माता प्लस पिता का, मान लीजिए ये माता का हो गया और ये पिता का हो गया जीन, ठीक है। ये जब दोनों मिल जाएंगे क्रोमेटिन, ये बन जाता है क्रोमोसोम, तो इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये जहाँ बीच में मिलते हैं इसको बोला जाता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, और इसके एक पार्ट को बोला जाता है टेलियोमोर। यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है, अब क्रोमोसोम में जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, क्रोमोसोम में यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 23 पेयर में, 23 पेयर में, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, सभी मनुष्य में 46 ही गुणसूत्र होते हैं। अगर आपसे पूछे कि क्रोमेटिन कितना होगा फिर, तो ये हो जाएगा 92, क्योंकि दो मिलके बना है ना, तो ये हो जाएगा 23 पेयर, ठीक है। 23 पेयर को भी दो भाग में बांटते हैं, एक तो होता है ऑटोसोम, ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, दो प्रकार इसके भी होते हैं। ऑटोसोम जो होता है वो इसको कहते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, और ये जो होता है वो होता है लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। कायिक गुणसूत्र हैं 22 पेयर के, और ये होता है 1 पेयर, ठीक है। पुरुष और महिला में ये सब 22 पेयर समान होंगे, लेकिन ये जो होता है वो पुरुष और महिला को इसी के चलते अंतर होता है, ठीक है। ये जो 23वां होता है इसी के चलते, इसमें जो होता है, अगर दो प्रकार इसके होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई, अगर एक्स एक्स है तो ये है महिला का गुणसूत्र, और एक्स वाई है तो ये है पुरुष का गुणसूत्र, ठीक है। यहाँ तक सब समान है, लेकिन यहाँ पे फिर आके अंतर हो जाता है, दोनों एक्स महिला में होगा और एक्स वाई जो होगा वो पुरुष में होगा, ठीक है।
देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए महिला और पुरुष का जब मान लीजिए निषेचन होगा, ठीक है, तो महिला प्लस पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पे महिला का 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, ठीक है, 22 पेयर और प्लस एक्स वाई, यहाँ पे भी पुरुष का भी 22 पेयर प्लस, सॉरी, महिला का एक्स एक्स और ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। ये दोनों जब भी मिक्स होगा तो जो बच्चे में जाएगा, अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो 46 जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब मान लीजिए जो महिला का है और पुरुष का है, मान लीजिए अगर आपको चेहरा का जाना है, ठीक है, रंग जाना है शरीर का, चेहरा का रंग कैसा होगा, मान लीजिए महिला गोरी है और पुरुष जो है वो काला है, ठीक है, तो दोनों का एक कोई जीन होगा, ठीक है, इसका भी वही जीन है, इसका भी वही जीन है, ठीक है, मान लीजिए व्हाइट जीन है और ये भी व्हाइट वाला ही जीन है, डब्लू वाला जीन है, दोनों का रंग, दोनों ही रंग निर्धारण करता है। लेकिन जब ये बच्चा में जाएगा तो इसमें क्या होता है कि जो भी जीन यहाँ पे प्रभावी होता है वो चल जाएगा बच्चे में, ठीक है, जरूरी जरूरी नहीं कि दोनों जीन जाए, ठीक है, तो जो इसमें प्रभावी, मान लीजिए महिला वाला प्रभावी जीन निकला तो बच्चा जो होगा वो गोरा हो जाएगा। तो 22 में से एक ये इसका था, एक ये इसका था, लेकिन दोनों में से गया एक ही, ठीक है, एक ही जाएगा, तो ये 46 ना जाके आधा ही जाता है, ठीक है, 23 पेयर ही जाएगा। देखो, अगर दोनों समान कार्य वाले अगर किसी जीन होते हैं तो उसको एलील कहा जाता है, एलील, ठीक है, ये आगे और इसको समझेंगे हम लोग। तो ये इस प्रकार से अगली पीढ़ी में चला जाता है। क्रोमोसोम का यही काम है, ठीक है, और लिख लीजिए गुणसूत्र का काम क्या है, तो ये है जीन का वाहक है, जीन का वाहक है, आनुवांशिक पदार्थ को आगे की पीढ़ी में पहुंचाता है। देखिए, जब मान लीजिए ये एक्स एक्स है और एक्स वाई है, ठीक है, तो इसमें से भी कोई एक ही प्रभावी होगा, तो यानी मान लीजिए अगर महिला का एक्स और पुरुष का वाई आ गया तो यहाँ पे ये लड़का हो जाएगा, और महिला का अगर एक्स और पुरुष का भी अगर एक्स आया तो यहाँ पे ये लड़की हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से, ठीक है, ये प्रभावी होगा वहीं आ जाता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। एक और टॉपिक देख लेते हैं आज ही, सेल डिवीजन कैसे होता है और सेल डिवीजन प्रकार क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। सेल डिवीजन को सीखिए, विभाजन को सीखिए, विभाजन, ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, एक होता है मायोसिस। मायोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, दो प्रकार से ये भी होता है। देखिए, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेगा तो वो सिंगल सेल होगा, फिर इससे डबल सेल, फिर ट्रिपल सेल, ऐसे करते करते डबल से 4, 8, 16, 32, बाद में भी अगर आदमी जो जीवन जो बढ़ रहा है, हमने बताया कि सेल जो होता है वो मरते रहता है, फिर नया सेल आता है, नया सेल जो आएगा वो पुराने सेल से ही बनेगा, हमने बताया था बिरचौ का नियम यही था कि नया सेल जो था पुराने सेल से ही बनते रहता है। सबसे शुरुआत में सिंगल ही सेल रहेगा और ये सिंगल सेल बनेगा माता पिता का, जब वो क्रोमोसोम बनेगा पहली बार तो वहां से बनेगा, और इसी से बाकी सारे सेल का भी एक कंसेप्ट आता है, स्टेम सेल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है, वहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो प्रकार से सेल विभाजन हो सकता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, यहाँ पे एक सेल से दो सेल बनता है, और जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र समान ही जाता है, ठीक है, समान ट्रांसफर होता है। ये विभाजन कब होता है, जब मान लीजिए कोई घाव है तो घाव को भरना हो, घाव को भरना हो, या फिर आदमी का एज बढ़े,
ठीक है, लंबाई मोटाई जो भी आदमी का बढ़े, मोटाई तो खैर नहीं, मोटाई सेल बढ़ने से नहीं होता है, तो लंबाई आदमी का बढ़े। मोटाई में क्या होता है कि जो सेल होता है उसके अंदर फैट जम जाते हैं, और फैट जमने से ये सेल फैल जाता है, तो यहाँ से मोटाई बढ़ता है। और लंबाई चाहे अगर आपका मसल्स जो नए मांसपेशी आ रहे हैं तो वो भी सेल डिवीजन से, तो ये माइटोसिस में होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक सेल से दो सेल बनते हैं और सभी में समान गुणसूत्र ट्रांसफर होता है। लेकिन मायोसिस में क्या होता है, एक सेल से चार सेल बनते हैं। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि जैसे एक मातृ सेल है, इससे चार पुत्री सेल का निर्माण होता है। ठीक है, और जो गुणसूत्र का ट्रांसफर होता है वो आधा होता है, गुणसूत्र का ट्रांसफर आधा होता है। ठीक है, इसमें पूरा गुणसूत्र नहीं जाता है। ये कब होता है, जब जब बच्चे का जन्म होता है तब। ठीक है, मान लीजिए एक सेल है, इससे दो सेल बने। ठीक है, और एक दूसरा सेल होगा, मान लीजिए ये पिता का सेल हो गया और ये माता का सेल हो गया, इससे भी दो सेल बने, और इसमें से फिर आधा आधा गुणसूत्र जाके मिलेगा, और फिर जाके एक सेल बनेगा। आधा गुण होगा माता का, आधा गुण पिता का। ऐसे जरूरी नहीं, हमने बताया कि जिसका प्रभावी होगा उसका गुण उसमें आते जाएगा, तो ऐसे करके एक सेल बन जाता है। और इसी के चलते आज जितनी भी मानव विविधता है वो विविधता होता है। ठीक है, देखिए एक चीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दो सेल चार सेल में विभाजन हुआ। ठीक है, तो दो है पिता का और माता का सेल हो गया। ठीक है, यहाँ से तेईस 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 आया। ठीक है, तो जो भी ये आएगा आप में सारा, ठीक है, सभी में ये पूरा है, 46 पेयर है पूरे सभी में, लेकिन जो आप में प्रभावी होगा वो आप में दिखेगा। ठीक है, बाकी जो प्रभावी नहीं होगा वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में रहता है। तो जब अगला पीढ़ी होगा तो जो नहीं दिख रहा है वो भी वहां पे दिख सकता है। ठीक है, जैसा आप लोग देखिएगा कि माता पिता दोनों गोरे हैं, लेकिन बच्चा उनका काला हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि माता के जो माता पिता थे, यानी कि नाना नानी, उनमें से कोई काला हो, या फिर पिता के जो माता पिता हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, आगे आएगा जब हम लोग अनुवांशिकी पढ़ेंगे लास्ट में, तो वहाँ पे ये टॉपिक आएगा, वहाँ पे मेंडलीव का जो नियम है, तो वहाँ पे ये चीज़ आएगा कि कैसे आगे जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइटोसिस और मेयोसिस हो गया, और हमने ये सब भी देख लिया, क्रोमोसोम के बारे में देख लिया, न्यूक्लियस, बहुत सारे टॉपिक हो गए। अब हम लोग को अगला जो टॉपिक करना है वो है डीएनए। थोड़ा सा हम लोग डीएनए के बारे में भी देख लेते हैं। और डीएनए का आप लोग फॉर्म लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिख लीजिए, डीऑक्सी न्यूक्लियस राइबोस। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड होता है, यहाँ पे लिखा है डीऑक्सी। देखिए ये भी तीन चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्या है, अनुवांशिक इकाई। ठीक है, अनुवांशिक इकाई, इसमें तीन चीज होता है, एक होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, ठीक है, यही नाइट्रोजन बेस जीन होता है, यही अनुवांशिक तक तय करता है, इसी से जीन भी हमारा तैयार होता है। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, प्यूरिन और पैरामिडीन। यार ये इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, लेकिन अब हम करा रहे हैं तो करा दे रहे हैं सब। देखिए पेंटोज शुगर जो होता है ये होता है C5H10O4। ठीक है, यहाँ पे है O4 होगा। ठीक है, यानी कि ये डी ऑक्सी है, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है, होना चाहिए O5, लेकिन डी ऑक्सी है। यहीं जब आप लोग आरएनए पढ़ेंगे तो वहां पर लिखे रहेगा कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन वहां पर होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड।
यहाँ नहीं कि डी ऑक्सी नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा C5H10 और O5 होता है इसका। और इसमें ये नहीं होता, इसलिए इसका O4 होता है। इसका होता है H3PO4। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये डीएनए को सहारा देने का काम करते हैं। और ये जो नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में 4 होते हैं ये। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ATCG। एडानिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है। अगर आप लोग को राइटिंग नहीं समझ में आया तो जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग वो उससे भी लिख सकते हैं, थाइमिन, वो साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है। इसी में जैसे ये मान लीजिए प्यूरिन जो होता है वो होता है AT, और पैरामिडिन जो होता है CG, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है। चलिए इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसको अभी और थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसमें जो भी डिटेलिंग होगा वो हम लोग करेंगे, कैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप कैसे मिला होता है, और यहाँ पे ATCG, और ये जो डबल हेलिक्स इसकी संरचना है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड बना के यहाँ पे भी ATCG होगा, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। देखिए अगर आप लोग नॉर्मल अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम का, तो आप लोग ये वाला चीज़ नहीं ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि ये जो होता है इसको फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, और ये अनुवांशिक इकाई होता है। इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। और एक चीज़ याद कर लीजिएगा, ये डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। और ये जो होता है RNA वो होता है सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, ठीक है। आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोग बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, UPSC, BPSC, UPPCS, ऐसा कोई अगर CGL वगैरह कोई एग्जाम, तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे हम लोग अभी इसमें और डिटेल करेंगे और अंदर जाएंगे, हम लोग को और भी टॉपिक मिलेगा। तो आज की क्लास बस इतना ही रखने हैं।